हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही इस यूट्यूब चैनल फन स्कूल में। मेरा नाम सरफराज अहमद है और आज के इस वीडियो में हम सीडीपी की अगली कड़ी में पढ़ने जा रहे हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है अधिगम स्थानांतरण। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने पिछले सीडीपी के टॉपिक को नहीं देखा है तो आप मेरे सीडीपी के प्लेलिस्ट में से सारे वीडियो को देख सकते हैं जो मैंने इस वीडियो में पोस्ट किया है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके पास एक मौका है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही मैं हर वीडियो के हर टॉपिक का एक PDF बना करके अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता हूं। तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं अभी तक किया है तो आपके पास एक मौका है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अधिगम स्थानांतरण। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण आज का हमारा टॉपिक क्या है? अधिगम स्थानांतरण। तो अधिगम स्थानांतरण के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या होता है अधिगम स्थानांतरण। तो अधिगम स्थानांतरण वो है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी एक समझने की प्रक्रिया को एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, यानी कि ले जाते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाते हैं। अधिगम का मतलब होता है यहाँ पर समझना, यानी समझने की प्रक्रिया को हम एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की को हम क्या कहते हैं, अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। ये किसने दिया है, इसके प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक कौन है? तो याद रहे इसके प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। अधिगम स्थानांतरण के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। इसमें इन्होंने अधिगम स्थानांतरण के 3 प्रकार दिए हैं। कितने प्रकार दिए हैं इन्होंने? अधिगम स्थानांतरण के कितने प्रकार दिए हैं? 3 प्रकार दिए हैं। ये 3 प्रकार कौन है? पहला है सकारात्मक। क्या है? पहला क्या है? सकारात्मक। तो यहां पर अधिगम यानी कि एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में वो ज्ञान एक सकारात्मक रूप प्रयोग होता है, सकारात्मक रूप में उसका प्रयोग होता है। एक स्थान से सीखी गया ज्ञान दूसरे स्थान पर वही ज्ञान अगर सकारात्मक प्रयोग होता है तो इसे हम कहते हैं सकारात्मक। दूसरा होता है नकारात्मक। नकारात्मक अगर कोई ज्ञान एक स्थिति से दूसरे स्थिति में स्थानांतरित होता है लेकिन उसका गलत प्रयोग होता है या गलत चीज़ है, जैसे हम बहुत सी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल है कंप्यूटर में हैकिंग। हाँ, अब कंप्यूटर की हैकिंग जो है उसको एक जगह हम इस्तेमाल कर लिए, समझ लिए, अब उसका इस्तेमाल हम क्या कर रहे हैं, गलत जगहों पे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये कौन सा अधिगम होगा? ये हमारा नकारात्मक अधिगम होगा। ये हमारा कौन सा स्थानांतरण होगा? ये नकारात्मक हो जाएगा। फिर होता है शून्य। शून्य शून्य वो स्थिति है अधिगम की जो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है लेकिन इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तो हमारी हो गया कि अधिगम स्थानांतरण में जो प्रतिपादक है हमारे थॉर्नडाइक साहब, इन्होंने ये प्रकार दिए हैं 3 प्रकार। लेकिन दिशा के आधार पर अगर हम देखें, दिशाओं के आधार पर प्रकार, दिशाओं के आधार पर जो प्रकार है उनके बारे में भी हम लोग, दिशाओं के आधार पर हम प्रकार समझते हैं कि क्या कैसे दिशाओं के आधार पर अगर अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है तो वहां पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं द्विपक्षीय स्थानांतरण। द्विपक्षीय स्थानांतरण, अब यहाँ द्विपार्श्विक स्थानांतरण भी इसको कहा जाता है। द्विपक्षीय स्थानांतरण, जब कभी कोई एक अधिगम एक जगह से सीखा जा रहा है उसका प्रयोग दूसरी जगह पे हो रहा है, यानी कि दोनों जगह पे उसका प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे भी हो रहा है, एक दाएं हिस्से में भी उसका प्रयोग हो रहा है, बाएं हिस्से में प्रयोग हो रहा है। यानी कि जैसे एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें, एग्जाम्पल अगर देखने की कोई बालक दाएं हाथ से भी लिख लेता है, बाएं हाथ से भी लिख रहा है, यानी उसका स्थानांतरण क्या हो रहा है, द्विपक्षीय हो रहा है। यानी कि वो इस हाथ से लिखना सीखा, इस हाथ से भी वो लिख रहा है, इस हाथ से भी लिख रहा है, इस हाथ से भी लिख रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अधिगम का स्थानांतरण हुआ? द्विपक्षीय। दोनों हाथों से लिखना, दोनों हाथों से लिखना, दोनों हाथों से लिखना, ये कौन सा स्थानांतरण हुआ? ये हुआ हमारा द्विपक्षीय स्थानांतरण। अब हम लोग जो दूसरा है उसके बारे में जानते हैं, उसके वो है हमारा क्षैतिज। क्या है?
क्षैतिज। तो मतलब क्षैतिज अवस्था क्या होती है? क्षैतिज अवस्था क्या होती है? अगर एक परिस्थिति में कोई सीखा हुआ ज्ञान, एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान अगर दूसरी परिस्थिति में सीखे हुए उस पहली परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति को सीखने में मदद करे, तो वो हमारा क्या कहता है? क्षैतिज ज्ञान कहलाता है, या क्षैतिज अधिगम हमारा कहलाता है। तो अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने इतिहास सीखा। क्या सीखा? इतिहास सीखा, लेकिन उसी इतिहास का इस्तेमाल आपने भूगोल समझने में कर लिया, या भूगोल सीखा आपने और भूगोल का इस्तेमाल आपने इतिहास समझने में कर लिया। तो ये कौन सा? तो यहाँ पे ऊर्ध्व के अधिगम में क्या है? तो यह ऊर्ध्व अधिगम, ये यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर कोई बालक या फिर अध्यापक, किसी की बात करें, कोई भी सीख सकता है, अध्यापक भी सीखते हैं, बच्चों से बच्चे भी सीखते हैं अध्यापक से। यहाँ पर ऊर्ध्व अधिगम में क्या होता है कि अगर कोई बालक उच्च शिक्षा ग्रहण करता है, तो अगर हम उससे निम्न शिक्षा के बारे में अगर हम उससे पूछें, जैसे अगर हम बोलते हैं कि कोई बच्चा अगर 5th क्लास में पढ़ रहा है, उससे हम 2nd क्लास के क्वेश्चन पूछे तो वो बता देगा। वो अगर मैथ्स के क्वेश्चन अगर हम उसको 5th क्लास का, वो 5th क्लास में है और उससे हम 2nd क्लास के बारे में पूछे तो वो इजीली उसको बता देगा, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी उसको पढ़ रखा है। उसी तरह कोई शिक्षक अगर 2nd क्लास को पढ़ा सकता है तो वो 1st क्लास को नहीं पढ़ा देगा, बिल्कुल पढ़ा देगा। तो ऐसे अधिगम को हम कहते हैं ऊर्ध्व अधिगम। क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अधिगम। उसके बाद है 4 नंबर है हमारा एक पक्षीय। क्या? एक पक्षीय अधिगम। दूसरा क्या है हमारा? एक पक्षीय अधिगम। एक पक्षीय अधिगम क्या होता है? मतलब कोई एक ऐसा अधिगम जब कभी किसी व्यक्ति को कभी चोट लग जाती है या वो घायल हो जाता है, घायल होने पर किसी अंग का काम नहीं करना या वो अंग बेकार हो जाता है, उसका काम नहीं। जैसे मान लीजिए किसी के 2 हाथ है, एक हाथ किसी कारणवश क्या हो जाता है? टूट जाता है या खराब हो जाता है, तो दूसरे हाथ से ही वो एक काम करेगा, वो अधिगम सिर्फ उसी हाथ से ही होगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं वहां पर कौन सा अधिगम होगा? वहां पे होगा एक पक्षीय अधिगम। वहां पे कौन सा अधिगम होगा? एक पक्षीय अधिगम। अब है यहाँ पर 5वां नंबर है, वो है लंबात्मक। क्या है? लंबात्मक। ठीक है, लंबात्मक वो अधिगम प्रक्रिया है जिसमें हम किसी काम को एक के बाद एक किए जाते हैं। जैसे कोई बालक मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करता है, सिंप्लीफिकेशन वाले जो सरलीकरण, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? सरलीकरण। तो सरलीकरण वाले क्वेश्चन को सब सॉल्व करता है, तो वहाँ पर आप देखते होंगे वहाँ पर कई चीज़ें होती हैं। वहाँ डिवीज़न भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कोई बालक एक के बाद कोई कार्य कर रहा है, पहले वो जोड़ रहा है, फिर घटा रहा है, गुणा कर रहा है, भाग कर रहा है, तो ये यहाँ पर कौन सा अधिगम होगा? ये यहाँ पे होगा लंबात्मक अधिगम। तो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला है हमारा क्या? द्विपक्षीय और एक पक्षीय। द्विपक्षीय मतलब क्या है कि किसी एक बालक का अगर कोई अधिगम एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण हो रहा है और उसका वो दोनों इस्तेमाल कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई बालक एक हाथ से भी इस्तेमाल कर रहा है, दूसरे हाथ का भी इस्तेमाल कर रहा है, द्विपक्षीय होगा। उसके बाद की उल्टी परिस्थिति में किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्षैतिज। यानी कि अगर हम भूगोल का इस्तेमाल अगर इतिहास समझने में कर रहे हैं, इतिहास का समझने का कार्य भूगोल समझने से कर रहे हैं, या फिर अगर हम मैथ्स समझ रहे हैं इंग्लिश की मदद से, अगर इंग्लिश में कोई कंटेंट लिखा हुआ है, इंग्लिश की मैथ्स को समझ रहे हैं हम इंग्लिश रीड करके, तो इंग्लिश का इस्तेमाल इसमें कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा अधिगम होगा? वहाँ पे होगा क्षैतिज। यहाँ पे इसका स्थानांतरण हो रहा है। ऊर्ध्व अगर बोले, ऊर्ध्व में यानी कि जैसे अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, अगर वो बालक है, अगर वो बड़े क्लास में है तो वो छोटे क्लास की चीज़ों को इजीली समझ सकता है। तो अगर वो ऑलरेडी उस चीज़ को पढ़ लिया है तो वो उस चीज़ को आसानी से समझ सकता है। तो ऐसे अधिगम को ऊर्ध्व अधिगम कहते हैं। एक पक्षीय अधिगम कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, उसके अंग काम करना बंद हो गए हैं, तो दोनों अंग में से एक अंग अगर काम कर रहा है तो उसकी मदद से वो अपना सारा काम करेगा, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही अंग काम कर रहा है, तो ऐसे अधिगम को हम एक पक्षीय कहते हैं। लंबात्मक कहते हैं कि कोई अधिगम एक के बाद कोई काम होता है, तो वहाँ लंबात्मक अधिगम होता है। ठीक है, तो ये हमारे थे दिशाओं के आधार पर अधिगम का स्थानांतरण के प्रकार।
दिशाओं के आधार पर अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार। अब हम लोग अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पर देखेंगे कुछ चीजें, जैसे कि मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। यहाँ पर मानसिक शक्तियों का सिद्धांत किसने दिया है? वॉल्फ ने दिया है। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत किसने दिया है? वॉल्फ ने दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं समतत्व का सिद्धांत। ये किसने दिया है? समतत्व का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है? समतत्व का सिद्धांत यहाँ पर दिया है थॉर्नडाइक ने। उसके बाद है मूल्यों का सिद्धांत। उसके बाद किसने दिया है? मूल्यों का सिद्धांत। ये किसने दिया है? ये दिया है वागले ने। किसने दिया है? वागले ने दिया है। मूल्यों का सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है वागले ने। उसके बाद यहाँ पर है समान तत्वों का सिद्धांत। क्या है? समान तत्वों का सिद्धांत। ये भी किसने दिया है? ये दिया है थॉर्नडाइक साहब ने। ये किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। समान तत्वों का सिद्धांत ये किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। उसके बाद है सामान्यीकरण का सिद्धांत। किसने दिया है? C.W. जड ने। ये किसने दिया है? C.W. जड ने। सामान्यीकरण का सिद्धांत ये किसने दिया है? C.W. जड ने दिया है। उसके बाद पूर्ण काल का सिद्धांत ये किसने दिया है? पूर्ण काल का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर ने दिया है। किसने दिया है? कोहलर ने दिया है। तो फिर एक बार एक चीज यहाँ पर कम है, यहाँ पर यवी का सिद्धांत। क्या? अवयवी का सिद्धांत। तो अवयवी का सिद्धांत ये किसने दिया है? अवयवी का सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है वर्दिमर और कोफ ने। वर्दिमर और कोफ ने इसको दिया है। वर्दिमर और कोफ ने। तो मानसिक शक्तियों का सिद्धांत ये किसने दिया है? वॉल्फ ने। समतत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। उसके बाद मूल्यों का सिद्धांत वागले ने दिया है। समान तत्वों का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। उसके बाद सामान्यीकरण का सिद्धांत C.W. जड ने दिया है। पूर्णकाल का सिद्धांत कोहलर ने दिया है। अवयवी का सिद्धांत वर्दिमर और कोफ ने यहाँ पर दिया है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर सीखने के वक्र को। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह एक बालक समझता है, और बालक जब समझ लेता है किसी चीज़ को तो उसमें ज्ञान की वृद्धि हो जाती है, और जब ज्ञान की वृद्धि होती है तो वो एक ज्ञान को दूसरी जगह पर स्थानांतरित करता है, यानी उसका प्रयोग करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ आपने सीखा तो उसका प्रयोग आप कहीं ना कहीं उसको करेंगे, ठीक है। जैसे साइंस में आप कोई चीज़ पढ़ते हैं या कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका प्रयोग आप करते हैं, जैसे प्रैक्टिकल जिसको हम कहते हैं। उसी तरह बहुत से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, इसमें आप क्या कर रहे हैं? अपने अधिगम का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सारी अधिगम की चीज़ों को पढ़ लिया। अब हम लोग वक्र पढ़ेंगे कि कैसे एक बालक सीखता है। तो यहाँ पर अगर हम सीखने के वक्र की बात करें तो वो कितने होते हैं? वो होते हैं 4। वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। सरल रेखीय। अब ये हमारा क्या है? सरल। सीखने की गति कैसी होती है? यहाँ पर समान होती है। जैसे कि अगर हम इसका ग्राफ बने, क्योंकि हम यहाँ पर वक्र पढ़ रहे हैं, वक्र जो कि सीखने का जो वक्र है उसको हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो सरल रेखीय होता है, यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? ऐसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, जिसमें जो सीखने की गति होगी वो क्या होगी? एक समान होगी। सीखने की गति कैसी होगी? वो एक समान होगी। दूसरा हमारा जो होगा उन्नतोदर, जिसको हम कहते हैं उन्नत, जैसे कि अब यह इसको हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है? धनात्मक है। इसको हम धनात्मक भी बोल सकते हैं कि उन्नति कर रहा है, बढ़ रहा है। हम लोग उत्तल कहते हैं, उत्तल की तरह ये हमारा होता है। कैसा होता है हमारा? उत्तल की तरह हमारा होता है उन्नतोत्तर। और धनात्मक जिसको हम कह सकते हैं, अगर हम इसमें तो सीखने की जो प्रणाली होती है वो क्या होती है? इसमें सीखने की प्रणाली पहले बहुत तीव्र होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे मंद हो जाती है। पहले सीखने की गति बहुत तेज होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाती है। यानी कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे। तो ये क्या है हमारा? उन्नतोत्तर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं धनात्मक, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक कैसा शेप बन रहा है? उत्तल दर्पण की जैसा शेप यहाँ पर बन रहा है। इसके बाद एक होता है हमारा नतोदर, जिसको हम लोग कह सकते हैं ऋणात्मक। क्या कह रहे हैं? ऋणात्मक।
इसमें कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और ये कुछ दिखता है, कैसे दिखता है, कॉन्केव की तरह, कॉन्केव की तरह, जिसको हम लोग अवतल कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल, क्या अवतल, ये उत्तल की तरह दिखता है, ये हमारा कैसे दिखता है, अवतल। इसमें जो सीखने की प्रणाली होती है वो मंद होती है। पहले कैसे होती है, मंद होती है, धीरे धीरे मंद होगी, फिर अचानक से क्या होगी, तेज हो जाएगी, धीरे 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 मंद होगी, फिर तेज हो जाएगी। यानी कि ऐसे 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 बढ़ रहा, फिर अचानक से तेज हो गया, अचानक से क्या हो गया, तेज हो गया। तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे तेज। तो ये हमारा सीखने का ये वक्र हो जाएगा यहाँ पर, किसका, नतोदर का। नतोदर, इसमें क्या होगा, सीखने की जो गति प्रणाली है वो मंद होगी, बाद में धीरे 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 तीव्र हानि लगती जाती है। उसके बाद एक होता है हमारा, एक हमारा चौथे नंबर का है मिश्रित। क्या होता है, मिश्रित। तो यहाँ पर ये मिश्रित में क्या होता है, मिश्रित में सब होता है, यानी कि यहाँ पे उत्तल भी होगा, यहाँ पर अवतल भी होगा, यानी यहाँ पे उत्तोदर होगा और नतोदर दोनों होगा, उत्तोदर और नतोदर दोनों होगा। जब दोनों हो तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ मिश्रित वक्र बनेगा, यानी कि मिला हुआ स्वरूप, यानी उत्तोदर और नतोदर दोनों का मिला हुआ स्वरूप को हम क्या कह सकते हैं, मिश्रित स्वरूप कह सकते हैं। यहाँ पे जो वक्र होगा वो इस तरह से होगा, ऐसे ऐसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, वह मंद स्थिति भी है। और यहाँ पर बढ़, जब वो सीखने की गति जो होती है एक हो जाती है, एक समान हो जाती है। मतलब जैसे अगर इस तरह से अगर वक्र बन रहा है, ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो, तो इसको हम लोग कहते हैं सीखने का पठार। क्या कहते हैं इसको, सीखने का। जब एक जैसा हो जाता है फिर वापस से बंद हो जाता है, एक समान हो जाता है। जब वो उठता है, तीव्र गति होती है, एक समान होता है, फिर नीचे उठता है, फिर एक समान होता है, फिर ऊपर उठता है, एक समान होता है, फिर नीचे गिरता है, फिर एक समान होता है। तो सीखने की गति क्या होती है, उठती है, एक समान होती है, फिर गिरती है, फिर एक समान होती है, फिर उठती है, फिर एक समान होती है। तो ऐसे सीखने के कहा जाता है, इसको हम कहते हैं अधिगम का, इसे हम क्या कहते हैं, अधिगम का पठार। क्या कहते हैं, अधिगम का पठार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा अधिगम स्थानांतरण। इसमें हम लोग अधिगम स्थानांतरण के बारे में समझे। आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को अगर पसंद किया आपने तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूँ आपको दोस्त अरफात अहमद, मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।